फिक्स डिपॉजिट या रिंग डिपॉजिट में आपको 5 से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। आप अगर पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाए हो तो आपको 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड लेके रखा है तो आपको 10 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न की ख्वाहिश हो या इससे भी ज़्यादा आप रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपने ज़रूरी शेयर मार्केट में एंट्री ले ली या फिर आपने शेयर मार्केट ज्वाइन करने का मन बना रखा है। लेकिन जब भी आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई बताता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले उसको फंडामेंटली एनालाइज कर लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में वो कंपनी कितने मल्टीपल या कितने टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आपको इससे पता चल सके, या दे भी पाएगा या नहीं इस बात का पता चले। लेकिन आपने अभी शेयर मार्केट में एंट्री किया ही है तो आपको बहुत सारे टर्म्स या जो उसमें टेक्निकल रेशियोज़ के बारे में जिक्र होता है उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किसी भी शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो आपको कौन से टर्म्स या फिर कौन से ऐसे पैरामीटर्स है या फिर ऐसे कौन से रेशियो हैं फाइनेंशियल जिसको आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको वैसे शेयर्स को चुनना पड़ेगा जिसमें ये रेशियो अच्छा हो और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिले आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया मिले। हम शुरू करेंगे जो आसान जो फाइनेंशियल रेशियोज़ है या फिर जो वाइडली यूज फाइनेंशियल रेशियो हैं वहाँ से, और ग्रेजुअली हम मूव करेंगे जो थोड़े जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रेशियो है उसकी तरफ। इनको शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि शेयर क्या होता है या फिर शेयर से आपको प्रॉफिट कैसे होता है। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। किस तरह से मिलता है आपको? जब कंपनी का ग्रोथ होता है तो आपके पास जो उसका शेयर है उसका भी डिमांड मार्केट में बढ़ता है और उस शेयर का प्राइस बढ़ता है। इससे आपको एप्रिसिएशन मिलता है और आपका शेयर का प्राइस बढ़ता है और आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बढ़ता है। दूसरे तरीके से फ़ायदा इस तरह से हो सकता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड डिक्लेयर करने से आपके पास जो शेयर उस कंपनी का शेयर है अगर, तो आपको डिविडेंड के रूप में भी फ़ायदा होता है। यहाँ आपको एक और बात जान लेनी चाहिए कि जो कंपनी का डेट होता है उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कंपनी के फाउंडर या जो उसके प्रमोटर से अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ डेट लेके रखा है तो वो पैसा उनको ही चुकाना पड़ेगा, आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली आपके पास जो शेयर है उसमें असर होता है। जिन कंपनी का डेट बढ़ता जाता है वैसे शेयर का प्राइस उस गति से नहीं बढ़ पाता है या एप्रिसिएशन नहीं हो पाता है जो दूसरे कंपनी जो डेट फ्री कंपनी है उनके शेयर में जिस तरह से बढ़ोतरी होती है या फिर उनका जो शेयर का प्राइस है जिस गति से बढ़ता है आपका शेयर उस गति से नहीं बढ़ेगा अगर आपके पास जो डेट वाली कंपनी है उसके शेयर रखे हुए हैं। इसी तरह से एक दूसरा टर्म आप हमेशा सुनते रहते होंगे, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू या किसी भी कंपनी का इनकम, उसको टर्नओवर बोला जाता है। ये प्रॉफिट से अलग होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो टर्नओवर या फिर ग्रॉस रेवेन्यू या फिर इनकम का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने कितना का माल बेचा है या कितने के सर्विसेज, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो किसी कंपनी ने एक साल में कितने का सर्विस बेचा है मार्केट में और उससे टोटल उसको जो इनकम हुई है, इसमें से अभी एक्सपेंस को या फिर जो खर्चे हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर उस सर्विस को जनरेट करने के लिए वो नहीं घटाया गया है, उसको टर्नओवर बोला जाता है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए सपोज एक राशन की दुकान है या फिर एक शॉप ओनर है, तो उसने दिन भर में सपोज़ 20,000 रुपये का सामान बेचा, तो उसका टर्नओवर कितना हुआ एक दिन का? 20,000 का। इसी तरह से एक महीने का टर्नओवर उसको 20,000 अगर डेली का हो रहा है तो इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो जो वैल्यू आ रहा है उसका एक महीने का टर्नओवर हुआ। इसी तरह से एक साल का टर्नओवर हुआ, लेकिन वो उसका टोटल टर्नओवर है कितना का सामान बेचा, उसमें से उस सामान को ख़रीदने के लिए उसको पैसे कुछ खर्च करने पड़े होंगे, तो वो माइनस करने के बाद या फिर उसको दुकान चलाने के लिए रेंट देना पड़ता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता होगा, उसके पास कुछ स्टाफ होंगे, उसका कुछ खर्च होता होगा, उसने कुछ लोन लेके रखा होगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। जब टर्नओवर में आप ये सब जो वैल्यूज़ है, जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, उसको माइनस कर दोगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा उसको बोला जाता है प्रॉफिट और उसको बोला जाता है अर्निंग। तो आपको यहाँ बेसिक जो टर्म यूज़ होता है टर्नओवर और प्रॉफिट, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि टर्नओवर या फिर ग्रॉस रेवेन्यू या फिर इनकम, ये क्या है? जो सेल्स हुआ है उनका वो वैल्यू है और उसमें से जब एक्सपेंसेस को घटा दिया जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगा उसको अर्निंग या फिर प्रॉफिट बोला जाता है, वो आपका एक्चुअल कमाई है। अब नेक्स्ट हम एक एक करके फाइनेंशियल रेशियो के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला फाइनेंशियल रेशियो हम देखना चाह रहे हैं वो है EPS,
यानी कि अर्निंग पर शेयर। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने बोला था अर्निंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पर शेयर मतलब एक शेयर में कितना प्रॉफिट कंपनी कमा के आपको देगी, मतलब कि कंपनी का टोटल जो अर्निंग हो रहा होगा उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आपके पास एक ही शेयर है तो उस एक शेयर के बदले में आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वही वैल्यू है अर्निंग पर शेयर। जिस शेयर का ईपीएस जितना ज़्यादा रहेगा उस शेयर को हम उतना अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर शेयर का प्राइस, हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है, तो आप वहाँ से आसानी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दो कंपनी का कंपैरिजन एक्चुअली ईपीएस से नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज एक कंपनी है टीसीएस, उसका अगर शेयर का प्राइस 2000 रुपये है और उसका अर्निंग पर शेयर 200 रुपये है, और उसी तरह से एक और कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस 1000 रुपये है और उसका जो अर्निंग पर शेयर है 100 रुपये। तो ये दोनों कंपनी एक्चुअली सेम अर्निंग दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये ही खर्च करके आपको 100 रुपये कमाई हो रही है। अगर 2000 रुपये 2 शेयर ले लोगे तो आपको 200 रुपये की कमाई होगी। जहाँ पर टीसीएस का अगर आपके पास एक ही शेयर है 2000 रुपये का, उससे भी आपको 200 रुपये की कमाई हो रही है एक साल में। तो यहाँ पे ईपीएस से कंपैरिजन इजी नहीं होता है, इसीलिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सीधे शब्दों में पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए किसी भी कंपनी में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो 25 है, यानी कि उस कंपनी में आपको अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको 25 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको और भी आसानी से समझने के लिए जो बैंक में एफडी का रेट होता है उसको हम कंपेयर करेंगे किसी कंपनी का जो पीई रेशियो होता है उससे, और समझने की कोशिश करेंगे कि पीई रेशियो का कम होना क्यों अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर किसी ने 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एफडी करके रखा है 1 लाख रुपए, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा एक साल में? तो उसको जो रिटर्न मिलेगा वो है 6000 रुपये। यानी कि ये कैसे हुआ, 6% मतलब क्या हुआ, 6 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसी तरह से 60 रुपये कमाने के लिए आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर 600 रुपये कमाने हैं तो आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आपको 6000 रुपये कमाना है तो आपको 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ने अगर पैसे शेयर में डाले हैं और उसका पीई रेशियो उस शेयर का 15 है, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में आपको 15 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उसी तरह से 10 रुपये कमाने के लिए आपको 150 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 100 रुपये कमाने के लिए 1500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और 600 रुपये कमाने के लिए आपको 9000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आपको 6000 रुपये कमाने हैं तो आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? 90,000 रुपये। तो अभी आपने देखा कि एफडी में 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपने पैसा सिंपल जमा किया है तो 6000 रुपये कमाने के लिए आपको खर्च करने पड़ रहे थे 1 लाख रुपये। और यहाँ पे अगर शेयर मार्केट का पी 15 है तो आपको 6000 रुपये कमाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं 90,000 रुपये। तो यहाँ पे 6000 रुपये आपको 90,000 रुपये ही खर्च करके कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पीई कितना था? 15 था। इसी तरह से अगर पीई रेशियो बढ़ के अगर ज़्यादा हो जाता, सपोज 30 पीई है इस शेयर का, तो आपको क्या, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 6000 रुपये कमाने के लिए 90 का डबल, यानी कि आपको 1,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसे शेयर में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जिसका पी रेशियो 30 है, और आपको इससे ज़्यादा रिटर्न तो बैंक में एफडी में रखने से ही मिल जाएगा। तो हमें यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका पीई रेशियो कम होना चाहिए। इतना होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए। तो जनरली 10 से 18 के बीच में हो तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, करना चाहिए। वो कंपनी अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डीमार्ट का ही आप एग्जांपल लोगे तो 100 से भी ज़्यादा उसका पी रेशियो है, तो क्या हमें डीमार्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। जब उस कंपनी का पीई रेशियो कम हो जाए, यानी कि जब ये इसका जो पी रेशियो कम हो जाए, होकर 20 या उसके आसपास आ जाए, तब उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि पी रेशियो कम ही हो जाए। तो उस स्थिति में हम एक और रेशियो की मदद लेते हैं जिसको बोला जाता है PEG रेशियो, यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इसको आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हो। जब आप किसी मार्केट में जाते हो और आपको फल लेना है तो आप एक
फल की दुकान में पूछते हो कि सेब या फिर एप्पल कैसे केजी है, तो उसने अगर बोल दिया कि 250 रुपीज़ केजी है, और अगर वो आपको महंगा लगता है तो आप दूसरे शॉप पे जाते हो और वहाँ फिर दोबारा से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हो कि एप्पल एक्चुअली 250 रुपये किलो मिल रहा है या फिर उसने महंगा हम मुझे बेचने की कोशिश की। तो वहाँ पे आप दूसरे दुकान पे भी पूछते हो तो वो भी बोलता है 250 रुपये। तो आपको समझ में आ जाता है कि अभी मार्केट में एप्पल का रेट जो है वो 250 रुपये पर केजी ही मिल रहा है। तो इसी तरह से PEG रेशियो है, आपको बताता है कि अगर किसी भी कंपनी का PE रेशियो ज़्यादा है तो एक्चुअली वो कंपनी अच्छा है। PE रेशियो ज़्यादा होने के बावजूद भी उसको ख़रीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वेरिफिकेशन आपको देगा PEG रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है कि किसी भी कंपनी का जो PEG रेशियो है वो कितना होना चाहिए कि उसमें इन्वेस्ट किया जा सके। तो वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 1 या उससे कम। 1 से जितना कम रहेगा PEG का वैल्यू उतना ही वो अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, अंडर वैल्यूड है उतना ही वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ देने के लिए। तो PEG रेशियो का यूज़ होता है कब, जब किसी भी कंपनी का PE रेशियो ज़्यादा होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है उसके ग्रोथ रेट से। तो इसका फार्मूला होता है PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अगर किसी भी कंपनी का PE रेशियो बहुत ज़्यादा है, सपोज 40 है, लेकिन उसका ग्रोथ रेट भी उसी तरह से 40 ईयर ऑन ईयर है, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो एक ऑलमोस्ट ठीक है कि जो उसका PE रेशियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल रेशियो है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में किसी भी कंपनी का जो एसेट्स होते हैं और उसमें से उसके लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे, यानी कि कंपनी के पास जो भी पैसे है, फैक्ट्रीज़ है, उसका जो वैल्यू है उसमें से जो उसके लाइबिलिटीज़ है, जैसे कि उनको जो रेंट देना है या फिर उनके जो लोन में इंटरेस्ट देना है या फिर उनको जो डे टू डे लाइफ में जो खर्च हो रहे हैं किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको सारा माइनस कर दोगे। उसके बाद कंपनी को अगर बंद करना पड़ जाए तो जो पैसा उनके पास बचेगा, अगर उसको जितने भी मार्केट में शेयर्स है उनके हर शेयर को के बदले में वो पैसा वापस आपस में बांट दिया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसको आप समझ सकते हो बुक वैल्यू। तो जिस कंपनी का अभी करंट का शेयर प्राइस जो है वो उस बुक वैल्यू के जितने आसपास रहेगा वो उतना अंडर वैल्यूड है। एक और बहुत ही वाइडली यूज फाइनेंशियल रेशियो है प्राइस टू बुक रेशियो। इसका मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए कि अभी जो मार्केट में किसी भी शेयर का जो प्राइस है उसका जो बुक वैल्यू होना चाहिए उसके कितने मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, ये इसका वैल्यू एक्चुअली 1 या उससे कम होना चाहिए किसी भी शेयर का अंडर वैल्यूड या फिर चीप होना, या फिर वो सस्ते में अगर मिल रहा है। इसे पता कैसे चलेगा, अगर उस शेयर का PB रेशियो 1 या उससे कम है तो आप समझ सकते हो कि वो वैल्यू अभी अंडर वैल्यूड है, उसको ख़रीद के आप फ्यूचर में उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो प्राइस टू बुक रेशियो कितना होना चाहिए, 1 या उससे कम होना चाहिए। किसी भी शेयर का अगर प्राइस टू बुक रेशियो 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो अभी करंट प्राइस है वो उसका बुक वैल्यू का 2 गुना चल रहा है, और इस तरह से वो शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट फ्यूचर में उससे नहीं मिलेगा। सपोज़ एक कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू 500 रुपीज़ है और उसका जो बुक वैल्यू है वो है 700 रुपीज़ के, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उस शेयर का उसके बुक वैल्यू से कम है, तो वो शेयर अंडर वैल्यू बोला जाता है, यानी कि उसका जो वैल्यूएशन है उसका कम है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ होने के चांसेस उसको उसमें ज़्यादा है, तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से एक और बहुत ही यूज़फुल जो फाइनेंशियल रेशियो है वो यूज़ होता है ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब, रिटर्न एक वर्ड है, रिटर्न जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट या अर्निंग है, और फिर इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कंपनी ने जब इनिशियली IPO लाया था, जितने में वो शेयर मार्केट में उन्होंने लाया था, तो उससे जो उन्होंने पैसा कमाया था वो वैल्यू प्लस अगर उस कंपनी ने उस पैसे से कुछ पैसे साल दर साल कुछ पैसे जोड़ के रखे, उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा बचा के रखा, उसको सरप्लस बोला जाता है। तो वो जो इक्विटी का जो वैल्यू है, मतलब जो शेयर मार्केट से उन्होंने पैसा उठाया था प्लस जो उनके पास सरप्लस वाला वैल्यू है, उसको मिला के बोला जाता है इक्विटी। तो इस पैसे से वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है कि ROE से क्या प्रॉफिट होता है या फिर ROE से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। ROE एक्चुअली आपको कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके दक्षता या उसके कैपेबिलिटी के बारे में बताता है कि उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है उसके पास जो इक्विटी है, उसके पास जो पैसे है, उससे कितना % वो रिटर्न जनरेट कर पा रही है, इसका इन्फॉर्मेशन पता चलता है। तो जितना ज़्यादा ROE होगा उतना ही वो कंपनी अच्छी होगी और फ्यूचर में आपको उतना ही उससे रिटर्न मिलने की संभावना है ज़्यादा।
नेक्स्ट जो एक और फाइनेंशियल रेशियो है जो बहुत ही वाइडली यूज़ होता है वो है ROCE। इसका फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी ROE के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर ROE में सिर्फ इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है उसके बारे में बताता है, यहाँ पे कैपिटल में जो रिटर्न मिलता है वो निकल के आता है। तो कंपनी का कैपिटल क्या हुआ, कंपनी के पास जो इक्विटी के रूप में पैसे थे वो, प्लस कंपनी ने अगर एक्सपेंशन के लिए कुछ लोन लेके रखा है, कुछ डेट लेके रखा है, उसको भी पैसे को वो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही लगाते हैं। तो उन दोनों को मिला के, जो इक्विटी प्लस जो उन्होंने डेट लेके रखा है, दोनों को मिला के जो पैसा उनके पास है उसमें से कितना रिटर्न वो जनरेट कर पाती है वो है ROCE। तो जिस कंपनी का जितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से जितना ज़्यादा होगा ROCE, वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं और प्लस जो कंपनी ने मार्केट से ऋण लिया है या फिर कर्ज लिया है, उससे वो ज़्यादा जितना प्रॉफिट रिटर्न जनरेट कर पाएगी वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। तो आपको ऐसे कंपनीज़ में निवेश करना चाहिए या फिर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका ROCE ज़्यादा हो। अब हम एक और बहुत ही वाइडली यूज टर्म कासा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आप किसी भी बैंक या फिर बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ सुनते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो तो आप कासा के बारे में ज़रूर सुनते होगे। इसका फुल फॉर्म होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। किसी भी बैंक का कासा जितना अच्छा होता है वो बैंक उतना ही अच्छा बोला जाता है, और ये अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो पैसा बैंक के पास आता है वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, जिसको बैंक दूसरे कंपनीज़ या फिर दूसरे लोगों को पर्सनल लोन या फिर कॉरपोरेट लोन के रूप में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करके उससे इंटरेस्ट ज़्यादा कमा सकती है। तो अगली बार जब भी आप किसी बैंकिंग सेक्टर के शेयर को देखो तो आप उसका कासा वैल्यू जरूर देख लेना। जितना ज़्यादा जिस बैंक का होगा कासा, वो बैंक उतना ही अच्छा है, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस आपको उतने ही ज़्यादा होंगे। जब हम किसी फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर है उसके बारे में न्यूज़ या वीडियोस देखते हैं तो उसमें एक और टर्म जो बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को आता है वो है NIM, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं या कंपनी होते हैं उसके लिए। सपोज एक बैंक है, उसका NIM का मतलब ये है कि उसके पास जो कासा वैल्यू से जो पैसा उनके पास आया था और उन्होंने जो दूसरे बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पैसे दिए हैं, लेंड किए हैं, तो उनमें जो उनको कमाई हो रही है, जो नेट प्रॉफिट है, जो उन्होंने कासा के रूप में या फिर जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने जो पैसे उठाए थे उससे वो जितना प्रॉफिट ज़्यादा बना पा रहे हैं वही है NIM। और ये जितना बैंक के पास ज़्यादा होगा वो बैंक उतना ही अच्छा होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स को चुनते हो तो उसका आप NIM देख लेना। वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें आपको फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा ग्रोथ मिल सकता है। कुछ और टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स होते हैं उनके वीडियोस में सुनते हैं। एक उसमें से है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो भी बैंक होते हैं उनके पास जो पैसा जमा होता है FD या फिर सेविंग के रूप में, उस पैसे का कुछ हिस्सा उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है। और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर कंपनी जितने भी पैसे लो रेट पे लिया है उन्होंने कासा के रूप में, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के रूप में, और उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरों को लोन पे दे दिया जाए और जिसने अगर जमा किया है वो निकालने के लिए जाए तो बैंक के पास पैसे बचे ही ना हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जो सभी बैंकों में लागू करके रखा है, वो है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। सभी बैंक्स को उनके पास जो पैसा जमा होता है उसका कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है CRR। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो बैंक को CRR के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा जमा करना पड़ता है उसमें कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में पैसे वापस नहीं मिलते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में एक और टर्म सुनते हो, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक्स को लोन देती है। इसका उल्टा एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जब दूसरे बैंकों से लोन लेती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको वो पे करती है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। अभी जो हम लोगों ने CRR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखा, इसका यूज़ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करती है जो बाकी बैंक से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लेंडिंग और बोरोविंग का, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी ना हो और जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में उनको निकालने में या फिर उनको वापस लेने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
जस्ट एक समरी के लिए आपको बता दूं कि आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा। आपने सीखा कि शेयर क्या होता है, ग्रॉस रेवेन्यू इनकम क्या होता है, या फिर टर्नओवर क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, या फिर अर्निंग क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, पीईजी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, आरओई क्या होता है, फिर उसी तरह से आरओसीई क्या होता है, कासा क्या होता है, एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो अभी आपने ये सारे जो फाइनेंशियल रेशियोज या फिर ये टर्म्स होते हैं सभी सीख लिया आपने। अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को खाली समय में सुन लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब न्यूज़ सुनो या फिर कोई फाइनेंशियल रेशियो वाले वीडियोस देखो या फिर किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए उसका फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो देखो, तो आपको समझ में आए और उससे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन निकल के आए कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट होने वाला है कि नहीं है, आप खुद से जज कर सकते हो, खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।